मैं भारत सरकार को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज तक जो भी रेल लाइन बनता था, स्टेशन बनता था, उसमें एक जो क्राइटेरिया था और जिस कारण से कि 70 साल 75 साल तक यहां की जनता परेशान रही कि आपका रेल लाइन वही बनेगा। यहां कृष्णा बैठे हुए हैं, कृष्णा बड़े परेशान रहे जब से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं, तब से वो लगातार कहते रहे कि मेरा रेल लाइन कैसे बनेगा। तो रेल लाइन बनाने का जो क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया 2-3 था। एक क्राइटेरिया ये था कि यदि आपका रेल लाइन प्रॉफिट में है, उस रेल लाइन को बनाने से यदि इकोनॉमिक रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो बनेगा। दूसरा था कि यदि राज्य सरकार उसमें मदद करना चाहती है, राज्य सरकार फ्री ऑफ लैंड दे दे तो बनेगा, राज्य सरकार उसका आधा खर्चा दे दे तो बनेगा, या जो पीएसयूज हैं या जो प्राइवेट कंपनी है या जो सरकारी कंपनी है जो ट्रांसपोर्टेशन करती है, यदि उसका एक एसपीवी बनाकर वो यदि रेल लाइन बनाए तो शायद रेल लाइन बन जाए। इसके ऊपर और एक क्राइटेरिया भी है और वो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि अगर मंत्री हमारे स्टेट से हैं और हमारे इलाके से हैं। धन्यवाद सर। You just, Mehtab ji want just to remind honorable MR is from. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं महताब साहब इस सदन के सीनियर मेंबर हैं और वो जो कोई भी सजेशन देते हैं वो जेन्युइन सजेशन देते हैं, और चूंकि हमसे सीनियर हैं तो इन्होंने जो है लालू प्रसाद जी के दौर को देखा है, ममता जी के दौर को देखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दौर को देखा है, तो निश्चित तौर पर उड़ीसा, बिहार, झारखंड नेग्लेक्टेड रहा है, इसीलिए उनकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। लेकिन आज मैं जिस राज्य से आता हूं, झारखंड, जो कि इस रेल को चलाता है, यदि इस रेल को आज भी कोई राज्य चलाता है तो वो मेरा राज्य झारखंड चलाता है। जो 40% रेवेन्यू है रेलवे का वो केवल और केवल झारखंड से आता है। झारखंड नेग्लेक्टेड रहा था, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सरकार है और अश्विनी वैष्णव जी उसके मंत्री हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जो पहला क्राइटेरिया था कि जिस राज्य से रेल मंत्री आते थे, क्योंकि ये उड़ीसा का जो है चंक ले जाना चाहते हैं, अश्विनी वैष्णव जी को याद दिलाना चाहते हैं कि आप उस राज्य के हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वो क्राइटेरिया खत्म हो गया है। जहां भी आवश्यकता है रेल की, ये सरकार वहां रेल देती है, और उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है, जिसको कि बेनिफिट मिला है, वो मैं खुद ही। इसीलिए मैं रेल मंत्री जी का, जहां से मैंने अपनी बात खत्म की, कि धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 150 साल का जो जख्म था इस देश को, ट्राइबल एरियाज में नहीं बनेगा, बैकवर्ड एरियाज में नहीं बनेगा, गरीबों के लिए नहीं बनेगा, ये रेल केवल अमीरों के लिए बनेगा, इकोनॉमिक क्राइटेरिया में बनेगा, जो रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री अपने हिसाब से बनाएंगे। फिर कांग्रेस की जो एक भावना थी कि पहले एक बार घोषणा कर दो, दूसरी बार कहो कि लैंड एक्वायर हो रहा है, तीसरी बार कहो कि थोड़ा पैसा इसमें दे दिया, और रेल लाइन जो 25-25, 30-30 साल से नहीं बना। मेरे भी क्षेत्र में सर 1995 में जाफर शरीफ जी ने एक रेल लाइन का जो है शिलान्यास किया था और रेल लाइन 2022 में पूरा हुआ। आप समझ सकते हैं कि 27 साल 28 साल हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि उसके लिए ये क्राइटेरिया भारत सरकार ने चेंज किया है और ये तय किया है कि अब हम इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर नहीं, केवल और केवल बैकवर्ड इलाके में भी यदि मुझे रेल लाना है और रेल की आवश्यकता है तो उसको पीएम गति शक्ति के तौर पर रेलवे अपने फंड से पैसा देगी, और जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री ने जो है 2,40,000 करोड़ का इतना बड़ा फंड दिया, जिसमें 75,000 करोड़ रुपया तो नए रेल लाइन के लिए दिया है। तो मैं भारत सरकार का, माननीय वित्त मंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिसके कारण मेरे इलाके में जो गोड्डा, जहां की कभी सोचा था नहीं लोगों ने, आजादी के 75 साल बाद रेल नहीं मिला, वहां अब रेल लाइन जो है बनना शुरू हुआ है और 1451 करोड़ रुपया जो है उन्होंने उसी पॉलिसी के तहत दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, जो ये रिजोल्यूशन है, ये रिजोल्यूशन बड़ा अच्छा रिजोल्यूशन। इस देश में तकरीबन 8,500 रेलवे स्टेशन और 8,500 रेलवे स्टेशन की जो स्थिति है, और यदि ट्रैक की स्थिति यदि देखेंगे, हम लोग तो बचपन से केवल ट्रेन से ही चलते रहे, तो रेलवे स्टेशन पे गंदगी, रेलवे ट्रैक पर गंदगी, झुग्गी झोपड़ी का बसेरा, और आप जो है आधा घंटा 45 मिनट बढ़िया से किसी भी रेलवे स्टेशन पर खड़े नहीं हो सकते थे।
ये 2014 के पहले की स्थिति थी, चाहे इसको आप अच्छा मानना चाहें मानना, बुरा मानना चाहें बुरा मानना। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, उन्होंने स्वच्छता के ऊपर सबसे बड़ा ध्यान दिया अपना, कि जो रेलवे ट्रैक है, जो रेल लाइन है, स्टेशन है, उनका जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट के पहले साफ सफाई स्वच्छता होना चाहिए। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी साफ सफाई स्वच्छता स्टार्ट हो गई। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, और यदि देखेंगे दुनिया में जहां भी डेवलपमेंट हुआ, उसमें रेलवे का एक बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ा उदाहरण जो ये रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन डेवलप करने के लिए या वर्ल्ड क्लास स्टेशन डेवलप करने के लिए है, वो टोक्यो मॉडल है। सभापति महोदय, टोक्यो स्टेशन को पूरी दुनिया ने एक मॉडल स्टेशन माना और उसी के आधार पर सारी सरकारें काम करती हैं। लेकिन यदि आप टूरिज्म के देखेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा जो है ये माइंस, मिनरल्स और ये सारी चीजें ना रोजगार देता है ना लोगों को बढ़ाता है। यदि शहरों के डेवलपमेंट को यदि आप देखेंगे, चाहे सिंगापुर डेवलप हुआ हो, चाहे लंदन डेवलप हुआ हो, चाहे पेरिस डेवलप हुआ हो, चाहे स्विट्जरलैंड डेवलप हुआ हो, उसमें जो है रेल का और टूरिज्म का बड़ा सामंजस्य है कि जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट जाते हैं, टूरिस्ट पैसा खर्चा करते हैं, और वो टूरिस्ट का सबसे बड़ा मोड जो ऑपरेशन है या ट्रांसपोर्टेशन है वो रेलवे है, जो हमारे यहां उसको लैग हुआ। अभी भी इस देश में 400 ऐसे स्टेशन हैं जो कैटेगरी 1 के हैं या ए कैटेगरी के हैं, जहां पैसेंजर की सबसे ज्यादा आवाजाही है। और ये वो स्टेशन है सर जो कि बड़े शहरों में, दिल्ली में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है। और दूसरा क्राइटेरिया वो है जो दर्शनीय स्थल है, जो टूरिस्ट स्पॉट है जहां की लोग जाते हैं। और तीसरा ये है कि धार्मिक आधार पर जो टूरिस्ट जाते हैं, उसमें से तकरीबन 400 स्टेशन थे। और पिछले 8-9 साल से माननीय मोदी जी की सरकार में इवॉल्व हो रहा था कि ईपीसी मोड पर ले जाए, पूरी की पूरी भारत सरकार खर्चा करे, या पीपीपी मोड पर ले जाए, या उसका कोई और क्राइटेरिया हो, कुछ स्टेशन हम बनाए, कुछ स्टेशन दूसरे बनाए। लेकिन मैं पूरा भारत सरकार को और माननीय रेल मंत्री को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ये तय किया कि हम अपने खर्चे से ही इसको बनाएंगे। और इस खर्चे से बनाने के बाद मुझे लगता है कि पूरे देश का डेवलपमेंट हो जाएगा। केवल सभापति महोदय 5 मिनट में मैं अपनी बातें खत्म करूंगा। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है सर, कि बड़े शहरों में जैसे ये जो 23-24 स्टेशन इन्होंने पहले फेज में मार्क किया था, उसमें सर 2700 एकड़ जमीन के आसपास जो है वो है, और वो एनक्रोज है काफी। और अभी जिस तरह से उत्तराखंड में चीजें डेवलप हो रही हैं कि रेलवे अपने ही लैंड को नहीं ले पा रहा है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर रहा है। और राज्य सरकार जो है कई एक जगह मदद करती है, जहां मदद नहीं करती है वहां बड़ी समस्या है। लेकिन इसमें जो मेरा सवाल है सर, कि यदि टूरिज्म में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको देश समझने की आवश्यकता है। दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में तो आप कर लेंगे, उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी आ जाएगी, बहुत आसानी से आ जाएगी। लैंड महंगा है, इकोनॉमिक वायबिलिटी आ जाएगी। लेकिन हमारे जैसे लोग जो बड़े ही रिमोट एरिया से आते हैं, अब आपको बताऊं कि आज ही प्रश्न था, धर्मेंद्र प्रधान जी उसका उत्तर दे रहे थे, मनीष तिवारी जी कह रहे थे, इस देश को जाने, देखो अपना देश, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में मैं जिस इलाके से आता हूं, उस इलाके से आप ये समझिए कि यदि साइंस की बात करेंगे तो फॉसिल जो है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति कितनी पुरानी है, फॉसिल उसका एक सबसे बड़ा विषय है सर। और हमारे यहां, मेरे इलाके में 19 करोड़ साल पुराना फॉसिल है, जिसके ऊपर कि इस देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बीरबल साहनी, जिनके नाम पर की एक इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, उन्होंने रिसर्च किया और बीरबल साहनी जो है वो नोबेल प्राइज मिलते मिलते रह गया। उस फॉसिल का जो स्टेशन है साहबगंज, वो मालगाड़ी से 1940 में जाया करते थे सर, आज वो स्टेशन ऐसा है कि जो डेवलप नहीं हो पाया। हम फॉसिल देखने के लिए अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को कनाडा की कैलगरी ले जा रहे हैं, यूएस ले जा रहे हैं। उससे पुराना फॉसिल हमारे यहां है, लेकिन चूंकि कनेक्टिविटी नहीं है, रेलवे स्टेशन हम प्रॉपर नहीं बना पाए, टूरिस्ट डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए जो है वो साहबगंज का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। उसी तरह से मैं आपको बताऊं सर, मेरे यहां मंदार है। आप यदि थाईलैंड जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, तो बैंकॉक एयरपोर्ट पर सर आपको मंदार दिखाई देगा, जिसमें समुद्र मंथन हुआ। लेकिन भारत के किसी भी इलाके में कहीं भी आपको नहीं दिखाई देगा कि यह मंदार पहाड़ है, इसमें समुद्र मंथन हुआ।
और आप समझें कि उसी समुद्र मंथन के बाद अमृत मिला सर, और अमृत जहां जहां गिरा वहां बड़ा स्टेशन बन गया या बड़ी चीजें हैं, जैसे नासिक में हो गया सर, हरिद्वार में हो गया, इलाहाबाद में हो गया, तो आप समझे कि बड़े स्टेशन डेवलप हो गए। लेकिन उस मंदार के बारे में देश को पता ही नहीं, वहां स्टेशन है, वो स्टेशन डेवलप नहीं हो रहा है। जैसे सबसे ज्यादा टूरिस्ट न वैष्णो देवी में जा रहा है, न तिरुपति में जा रहा है, न शिरडी जा रहा है सर, सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है मेरे इलाके में जा रहा है। जसीडीह उसका स्टेशन है, लेकिन यदि जसीडीह देखेंगे तो राज्य सरकार के कारण सेकेंड एंट्री का जो है 70 करोड़ रुपया पिछले 3 साल पहले जो है भारत सरकार ने दिया हुआ है, लेकिन उसका काम नहीं हो पा रहा है, और इस कारण से उस स्टेशन का हालत खराब है। एक मधुपुर है सर, यदि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की तो वो मधुपुर है, जो हमारे जो जिस पार्टी से मैं सांसद हूं उसके जो पहले अध्यक्ष थे जनसंघ के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वो घर है। वहां जो है महात्मा गांधी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि वो आजादी का आंदोलन जो है उसी से चलाना चाहते थे, देवघर से चलाना चाहते थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में जो है उसी देवघर मधुपुर का जिक्र है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सर कि जो इस तरह के पारसनाथ है, जसीडीह है, बासुकीनाथ है, तारापीठ है, मंदार है, विक्रमशिला जो मेरा गांव है, जिसने कि इस देश को नहीं दुनिया को सबसे पहला वाइस चांसलर दिया सर। भगवान अतीश दीपांकर 8वीं शताब्दी में दुनिया के पहले वाइस चांसलर हुए। भगवान अतीश दीपांकर ऐसे आदमी थे जिन्होंने दलाई लामा पंथ की स्थापना की। लेकिन इस तरह के स्टेशन डेवलप नहीं होने के कारण टूरिस्ट नहीं जा पाते हैं, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से और रेल मंत्री जी से आग्रह है कि आपने कई एक पॉलिसी बदली है, कई एक चीजें बदली हैं, बड़े शहरों से अलग हटकर जहां टूरिस्ट की संभावना है, टूरिज्म की संभावना है, और जो अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दिखाने का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, वहां के स्टेशन को डेवलप करिए और इस देश को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।